Hello everybody, I am S. Banerjee, your economics teacher, PGT Economics, KVCMM, Jabalpur. Today we discuss on the topic of central bank and its functions. Central bank is the apex bank which controls the entire monetary and banking system of a country. For example, Reserve Bank of India, it is India's central bank. On the same way, Bank of England, it is the England's central bank. European Central Bank, it is a central bank for the entire European Union, and the Federal Reserve System, which is the central bank for USA. So it is the apex bank. It means the central bank supervises, controls the commercial banks and other financial institutions. There are many functions of central bank such as currency authority or bank of note issue. All of you see bank note like rupees 10. In that note there is written that the Reserve Bank of India. I promise to pay a sum of rupees 10 to the bearer, and it is guaranteed by the Reserve Bank of India. Okay, so it means the currency note such as rupees 10, rupees 50, rupees 20, rupees 500, rupees 2000, these are issued and circulated by the central bank or the Reserve Bank of India, as well as the coins are also circulated by the central bank. Only the rupee 1 coin is issued by the government of India, and the other things like rupees 2, rupees 5, rupees 10, whichever the coins or the currency note, these are circulated by the central bank or the Reserve Bank of India. Central bank is the sole authority to issue currency in the country. The advantages of sole authority of note issue: number 1, uniformity in note circulation. Number 2, better supervision and control. Number 3, it is easy to control credit. Number 4, ensure public faith. Number 5, stabilization of internal and external value of currency. तो जो यूनिफॉर्मिटी जो होती है वो हम इंश्योर कर सकते हैं यदि वो किसी एक ही अथॉरिटी के द्वारा यदि इशू की जाती है और सर्कुलेट की जाती है। तो यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के पर्पस से और साथ ही साथ रुपये की वैल्यू को स्टेबलाइज करने के पर्पस से ज़रूरी है कि इसको सेंट्रल बैंक के द्वारा ही इशू किया जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट, सेकंड फंक्शन, दैट इज़ कॉल्ड द बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो अकाउंट होता है वो यूजुअली सेंट्रल बैंक में ही होता है। यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, इनके जो अकाउंट होते हैं वो आरबीआई के द्वारा ही मेंटेन किए जाते हैं। एज अ बैंकर, द सेंट्रल बैंक कैरीज आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड मेंटेन्स करेंट अकाउंट फॉर कीपिंग कैश बैलेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के कैश बैलेंस को मेंटेन करना किसका फंक्शन है? सेंट्रल बैंक का फंक्शन है। सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट्स रिसिप्ट्स एंड मेक्स पेमेंट्स फॉर द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के बिहाफ में क्या करती है सेंट्रल बैंक? रिसिप्ट्स को एक्सेप्ट कर लेती है और पेमेंट भी कर देती है। इट ऑल्सो गिव लोन टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को जब लोन लेने की ज़रूरत होती है तो आरबीआई से भी वो लोन ले सकता है। हालांकि वो कमर्शियल बैंक से भी लोन ले सकता है, लेकिन वो आरबीआई से भी लोन ले सकता है। ठीक है ना, आरबीआई भी उसको लोन दे देता है। ठीक है। थर्ड फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज़ बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र। अब जैसा कि हमने पहले ही डिफ़ाइन किया है सेंट्रल बैंक को कि ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, सभी कमर्शियल बैंक का अकाउंट क्या होता है, सेंट्रल बैंक के द्वारा ऑपरेट होते हैं। जिस प्रकार से कॉमन पब्लिक कमर्शियल बैंक से डील करता है,
यानी कि कॉमन पब्लिक का अकाउंट कमर्शियल बैंक में होता है, कमर्शियल बैंक में वो डिपॉजिट करते हैं रुपया, और साथ ही साथ कमर्शियल बैंक से वो लोन भी लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके अकाउंट्स सेंट्रल बैंक में होते हैं, और सेंट्रल बैंक में वो डिपॉजिट करते हैं जो मिनिमम रिक्वायर्ड, डेट इज़ कॉल्ड द कैश रिजर्व रेशियो। इसके अलावा भी वो चाहे तो एक्सेस फंड भी वो सेंट्रल बैंक के पास जमा कर सकते हैं उसके अकाउंट में, ठीक है ना। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन भी ले सकता है। इस प्रकार से क्या हो गया, जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक का लिए क्या होता है, बैंक का रोल प्ले करता है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बैंकर्स बैंक। Central bank acts as a banker to the other banks in the country. Number 1, custodian of cash reserves. Commercial banks must keep a certain proportion of cash reserve with central bank. Number 2, lender of last resort. When commercial banks fail to meet their financial requirements from other sources, they approach central bank, which gives लोन्स एंड एडवांसेस। तो जब कमर्शियल बैंक संकट में होता है, उसे कहीं से भी फंड नहीं मिल पाता है, तो उसके पास आखिरी ऑप्शन क्या होता है कि वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से हेल्प मांगता है। तब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, उसको लोन देकर क्या करता है, उसकी हेल्प करता है उसको, ठीक है ना। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट कहते हैं। थर्ड है क्लियरिंग हाउस। अब कमर्शियल बैंक, क्योंकि सभी कमर्शियल बैंक के अकाउंट सेंट्रल बैंक में होते हैं, इसलिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, जो डिफरेंट बैंक्स के पास जो डिफरेंट चेक्स आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे स्टेट बैंक के पास इलाहाबाद बैंक का चेक आता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चेक आता है, ICICI बैंक का चेक आता है। तो ये चेक्स को क्या किया जाता है, डेली वो क्लियरिंग हाउस में भेजा जाता है, और क्लियरिंग हाउस में सभी कमर्शियल बैंक के प्रतिनिधि जाते हैं, और उनके द्वारा क्या किया जाता है, चेकों का मिलान किया जाता है और उसको सेंट्रल बैंक के प्रतिनिधि को दिया जाता है। सेंट्रल बैंक का जो अधिकारी होता है या जो प्रतिनिधि होता है वो क्या करता है, अकाउंटिंग बैलेंस करके क्या करता है, ओनली अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट करके क्या करता है, करोड़ों रुपयों का लेन देन बिना किसी कैश के कर देता है। इस प्रकार से क्या होता है, इकोनॉमी में कैश का जो लेन देन है उसको मिनिमाइज़ किया जाता है, और इस प्रकार से क्या होता है कि फास्ट तरीके से और इजी तरीके से क्या होता है, करोड़ों का जो ट्रांजैक्शन होता है वो इजीली हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन बोलते हैं, जो कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके पास सभी कमर्शियल बैंक का अकाउंट होता है। यानी कि वो क्या होता है, सभी कमर्शियल बैंक्स का बैंकर का रोल प्ले करता है, और उसी के साथ साथ उसी कारण वो क्लियरिंग हाउस का फंक्शन भी वो इजीली कर सकता है। तो इस प्रकार से जो बैंकर्स बैंक है उसमें बेसिकली क्या क्या आ जाता है, एक तो आपका कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व हो जाता है, दूसरा हो जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, तीसरा हो जाता है क्लियरिंग हाउस। तो ये इसके फंक्शंस हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ कमर्शियल बैंक का सुपरविज़न करना भी सेंट्रल बैंक का रोल होता है। साथ ही साथ सेंट्रल बैंक ही कमर्शियल बैंक को लाइसेंस प्रोवाइड करता है बैंकिंग बिजनेस के लिए, और उसको रेगुलेट करता है, उनके ब्रांच के एक्सपेंसन को भी रेगुलेट करता है। तो ब्रांच एक्सपेंसन के लिए भी यूजुअली सेंट्रल बैंक की से सलाह ली जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक के बिजनेस को सुपरवाइज भी करता है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ द एपेक्स बॉडी ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी। अब जो फोर्थ फंक्शन है उसको बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, दैट इज़ कॉल्ड द क्रेडिट कंट्रोल। इसके बारे में हम अलग से भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, थोड़ा सा समझ लीजिए अभी फ़िलहाल इसको। सेंट्रल बैंक और RBI प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। इट इन्फ्लुएंसेस द मनी सप्लाई थ्रू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब क्या होता है कि आपको जैसे पता है कि कभी कभी क्या हो जाता है कि महंगाई बहुत बढ़ जाती है, ठीक है ना, जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो उस समय इसको कंट्रोल करने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम किया जाए, उसको रिड्यूस किया जाए। तो रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है, क्रेडिट को रिड्यूस करना ज़रूरी होता है। तब क्या किया जाता है, सेंट्रल बैंक ऐसे उपाय करता है जिससे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ती है, और उसके कारण लोग के द्वारा बोरोइंग्स कम किया जाता है। तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली
सप्लाई ऑफ मनी में कमी आ जाती है, क्योंकि आपको हमने बता चुके हैं क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट होते हैं, और डिमांड डिपॉजिट इज पार्ट ऑफ द M1 इक्वल टू C प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट में कमी आ जाती है उसके माध्यम से, जो कि सप्लाई ऑफ मनी का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है, उसमें कमी ला दी जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा। इसके कारण क्या हो जाता है, महंगाई पे भी कंट्रोल हो जाता है। दूसरी ओर मान लीजिए कि इकोनॉमी में मंदी की दशा है, या डिप्रेशन है, रिसेशन है, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, आउटपुट में कमी आई है, तब क्या ज़रूरी होता है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना ज़रूरी होता है। इसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाए। तो सेंट्रल बैंक ऐसे उपाय करता है जिससे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी आ जाए, जिससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में भी कमी आती है। व्हेन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रिड्यूसेस, पीपल बोरो more money from commercial banks. As a result, supply of money increases in the form of the demand deposits. So demand in the economy increases. That's why automatically income and output level as well as the employment level also increases. इस प्रकार से क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक होता है वो इकोनॉमी को मंदी से निकालने में अपना ये रोल प्ले कर सकता है। ठीक है ना। इसके लिए क्या किया जाता है, क्रेडिट को एक्सपेंड किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है, इसको इंक्रीज़ किया जाता है। ठीक है ना। तो ये कौन करता है, एज कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक का भी करना होता है। इसके अलावा और भी कुछ फंक्शंस हैं, जैसे नंबर 5 जो दिया है, दैट इज़ कॉल्ड द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब आपको मालूम है कि जो सेंट्रल बैंक है वो, उसके पास क्या होते हैं, जो फॉरेन करेंसी जो आती है इंडिया में, जो भी फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट के थ्रू हमें मिलती है या दूसरी रिमिटेंस के थ्रू मिलती है, तो उसका कस्टोडियन होता है। उसको कौन रखता है, सेंट्रल बैंक अपने पास रखता है, और इसका पर्पस होता है टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। यानी कि मान लीजिए कि रुपया यदि बहुत कमज़ोर हो जाए डॉलर के कंपेयर में, यानी कि डॉलर बहुत महंगा हो जाए, तब ऐसे में सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है, वो ओपन मार्केट में डॉलर बेचने लग जाता है, जिससे क्या होता है, डॉलर की सप्लाई बढ़ती है, डॉलर सस्ता होता है, रुपया फिर से मजबूत हो जाता है। दूसरी तरफ मान लीजिए कि डॉलर बहुत सस्ता हो जाता है। जब डॉलर सस्ता हो जाता है यानी कि रुपया मजबूत होता है, तो यानी कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो महंगे हो जाते हैं। जब एक्सपोर्ट्स महंगे होते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम हो जाती है, तो इसके कारण इंडिया के एक्सपोर्ट्स में कमी आती है, और जो हमारे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ है उन्हें नुकसान होता है। तब इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, सेंट्रल बैंक के द्वारा ओपन मार्केट में डॉलर ख़रीदा जाता है, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और डॉलर महंगा हो जाता है, और फिर से क्या हो जाता है कि हमारे एक्सपोर्ट्स भी कंपैरेटिवली सस्ते हो जाते हैं, और हमारा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को जो लॉस होता है उसकी भरपाई हो जाती है। ऐसा 2008 में हो चुका है, जब हमारा रुपया थोड़ा सा मजबूत हुआ था, डॉलर कमज़ोर पड़ गया था, तब सेंट्रल बैंक ने इस प्रकार का रोल प्ले करके क्या किया था, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ की रक्षा की थी। तो इस प्रकार से कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी क्या है, सेंट्रल बैंक का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। Central bank acts as custodian of country's stock of gold and foreign exchange reserves. It helps in stabilizing the external value of money and maintaining favorable balance of payments in the economy. इसके अलावा सेंट्रल बैंक के द्वारा स्टैटिस्टिकल डेटा भी कलेक्ट किए जाते हैं, पब्लिश किए जाते हैं। आप लोग इसको देख भी सकते हैं RBI की वेबसाइट से, दैट इज़ कॉल्ड द RBI बुलेटिन। इसमें आपको इकोनॉमी के बारे में, मनी सप्लाई के बारे में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में, एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में बहुत से ऑथेंटिक डेटा आपको मिल सकता है। तो स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्शन एंड पब्लिशिंग डेटा, ये भी सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन होता है। इसको भी आप लोग यदि इंटरेस्टेड हैं ज़्यादा सेंट्रल बैंक के फंक्शंस में, तो आप लोग RBI की वेबसाइट में जाके भी आप इसको RBI बुलेटिन वगैरह आप देख सकते हैं। बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, ये हैबिट्स आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको जब हायर स्टडीज़ करना होगा तो ये इन्फॉर्मेशंस आपके लिए यूज़फुल होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस हो गए, क्या क्या हो गए, बेसिकली हम फिर से उसको काउंट कर लेते हैं। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, बैंकर्स बैंक, बैंकर टू द गवर्नमेंट, एंड करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ नोट इशूज़। तो इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं
वो एक तो ये हो जाएगा कि 1 मार्क क्वेश्चन हो जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल बैंक। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, सेंट्रल बैंक इज़ द एपेक्स बैंक विच कंट्रोल्स द एंटायर मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। एग्जाम्पल भी दे दीजिए, फॉर एग्जाम्पल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो आपके जो फंक्शंस हैं उनमें 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन अलग अलग बन सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन द बैंक ऑफ नोट इशू फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो आपको क्या करना होगा, जो करेंसी अथॉरिटी का जो फंक्शन है उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, एग्जांपल देते हुए समझाना होगा, ठीक है ना, और उसके बेनिफिट्स बताने होंगे। फिर बैंकर टू गवर्नमेंट फंक्शन को एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बैंकर टू गवर्नमेंट। तो इसको भी आपको क्या बताना होगा कि किस प्रकार से गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट किया जाता है, उसके बिहाफ पे पेमेंट किया जाता है, उसको एडवाइस दिया जाता है, सेंट्रल बैंक के द्वारा लोन दिया जाता है, ये सब फैसिलिटी, ये सब जो फंक्शंस किए जाते हैं इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत ही ईजी भी होते हैं और आप इजीली से स्कोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और रिवाइज़ कीजिएगा कि किसी भी बुक से आप इसको पढ़ सकते हैं, ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। और अब इसको आप इजीली इस पर नोट्स बना के आप इसको रिवाइज़ करेंगे तो आप इजीली इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली एग्ज़ाम में 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।